आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो पर आप सुनना शुरू कर चुके हैं दिन भर। आज तारीख है 12 अगस्त और मेरा नाम है नितिन ठाकुर। देश का सबसे हाईटेक शहर बेंगलोर कल रात हिंसा की आग में जल उठा। एक फेसबुक पोस्ट इसकी वजह बनी। आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने हमसे बातचीत में इस घटना पर क्या कहा और फिलहाल शहर की स्थिति क्या है, ये भी सुनेंगे अपने बेंगलोर रिपोर्टर से। बिहार में चुनाव तय समय पर होंगे, ये चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है। और अब बात इससे आगे बढ़कर ये हो रही है कि क्या नीतीश कुमार अपना किला बचाए रख सकेंगे, क्योंकि इस बार उनके खिलाफ युवा तुर्क उतर रहे हैं और वो भी एक नहीं तीन। इसके बाद कांग्रेस का हालचाल लेने के लिए चलेंगे सीनियर जर्नलिस्ट विजय त्रिवेदी के पास। उनसे समझेंगे कि क्या कांग्रेस और गांधी परिवार ने पॉलिटिकल क्राइसिस मैनेज करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है। ये सब कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले जो होगा वो है हेडलाइंस। भारत में कोविड-19 से ठीक होने की दर 70% से ऊपर हुई। मृत्यु दर 1.98% है। पिछले 24 घंटों में मिले लगभग 61,000 लोग कोरोना से संक्रमित। 56,000 से ज्यादा लोगों के ठीक होने की जानकारी मिली है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। देश में कोविड महामारी के दौरान हुई बहुत सी अव्यवस्थाओं पर जांच कमीशन बनाए जाने वाली याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज सुबह घेराबंदी और तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक सैनिक शहीद हो गया और एक आतंकवादी मारा गया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में लगातार बयानबाजी किए जाने पर शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। भारत और नेपाल के बीच 17 अगस्त को विदेश मंत्रालय स्तर की बातचीत होगी और संजय दत्त जल्दी ही कैंसर के इलाज के लिए विदेश रवाना हो सकते हैं। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। यह है दिन भर। मैं हूं नितिन ठाकुर। बेंगलोर या कहें बेंगलुरु देश का सबसे हाईटेक शहर, लेकिन कल की रात यह शहर हिंसा की आग में जल उठा और इस हिंसा की वजह बना एक फेसबुक पोस्ट। ये पोस्ट किया था कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने। इस पोस्ट की वजह से कुछ लोग भड़क उठे। 4 घंटे तक बेंगलोर में आगजनी तोड़फोड़ हंगामा मचाते रहे। भीड़ ने पहले जिडेहल्ली इलाके में विधायक के घर को निशाना बनाया, फिर पुलिस स्टेशन पर हमला किया, दर्जनों गाड़ियां फूंक दी। इस बवाल को शांत करने के चक्कर में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, फायरिंग का भी सहारा लेना पड़ा और 2 लोगों की जान चली गई। भीड़ के पथराव में 60 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट करने वाले को तो गिरफ्तार कर ही लिया है। हिंसा फैलाने के आरोप में 100 से ज्यादा लोगों को भी हिरासत में लिया है। बेंगलोर के प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं। उन्होंने इंडिया टुडे से खास बातचीत की और कहा कि बीते 25 सालों में ऐसी घटना नहीं हुई। सख्त से सख्त कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही है। उन्होंने मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाने को लेकर एक मीटिंग भी बुलाई है। आज तक रेडियो के रिपोर्टर नागार्जुन बेंगलोर में हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर उनकी नजर है। उनसे जानते हैं कि पुलिस कैसे इस घटना से बेखबर थी, कोई इंटेलिजेंस इनपुट क्यों नहीं मिला और लॉकडाउन के बीच हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर कैसे निकल आए। शायद लगता है इंटेलिजेंस फेलियर भी है, बट आपको जानकारी होगी कि मॉब अचानक बढ़ जाती है। क्या हुआ कि जो अक्यूज था वो पुलिस स्टेशन के अंदर था और मॉब जो पहले 40 या 50 लोग थे अक्यूज को हैंड ओवर करना चाहते थे, बट पुलिस ने अंदर से दरवाजा बंद कर ली। तब इमोशंस बढ़ी, चार्ज हुआ एनवायरनमेंट और 50, 500 हुए, 500, 5,000 हुए, ऐसा हुआ, मल्टीप्लाई हुआ और फिर दंगे हुए उधर। अभी वहां कैसे हालात है नागार्जुन, और प्रशासन की आगे की तैयारी क्या है? अभी कर्फ्यू रात 12 बजे तक रहेगी। कल सुबह के लिए एक मीटिंग होगा, उसके बाद एक डिसीजन ली जाएगी कि कर्फ्यू शायद कंटिन्यू करना है कि नहीं लिफ्ट करना है। अभी तक रात 12 बजे तक कर्फ्यू 2 पुलिस स्टेशन लिमिट्स में जारी रहेगी और बैंगलोर में भी 144 सेक्शन जारी रहेगी। अभी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है टेंशन उधर। सुबह 4 बजे तक सब कुछ ठीक हो गया था। अभी जो जीप और कार या बसेस जो जिसको आग लगी थी उसको निकाल रहे पुलिस। शुक्रिया नागार्जुन इस जानकारी के लिए। बिहार विधानसभा के चुनाव तय समय पर होंगे या नहीं होंगे, इसे लेकर चल रही अटकलों पर चुनाव आयोग ने ब्रेक लगा दिया है। आज तक के साथ खास बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साफ कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव शेड्यूल के मुताबिक होंगे। हां, कोरोना है, लेकिन इसे देखते हुए कई चीजों का ध्यान रखा जाएगा।
कुछ दिशा निर्देश जारी हुए हैं, जैसे हर बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1000 रहेगी, ये फिक्स कर दिया है। और ईवीएम एक्स्ट्रा मंगाई जाएंगी, वीवीपैट मशीनें ज़्यादा मुहैया कराई जाएंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान और ज़्यादा रखा जाएगा। तो बहरहाल ये बात हुई मतदान को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियों की। पर जो बात खास है, जो सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है, वो ये कि क्या नीतीश कुमार चौथी बार जीत दर्ज करा पाएंगे, क्योंकि उनका मुकाबला इस बार 3 युवा नेताओं से है। आरजेडी से तेजस्वी यादव, एलजेपी से चिराग पासवान और भीम आर्मी से चंद्रशेखर। बाढ़ और कोरोना जैसी मुसीबतें हैं सो अलग। हमारे सहयोगी हैं ऋतुराज, उन्होंने बात की इंडिया टुडे में प्रभाष दत्ता से और इन मुद्दों के बारे में जाना जो इस चुनाव में नीतीश कुमार का भविष्य तय करेंगे। तो प्रभाष जी, ये तो तय हो चुका है कि बिहार में जो है वो विधानसभा चुनाव समय पर ही होंगे, मतलब अक्टूबर नवंबर में हो जाने हैं। बिहार में जो है चुनाव से पहले बहुत सारे मतलब मैंने तो नहीं देखा ऐसा कोई चुनाव जहां पर इतने सारे मुद्दे हों। बिहार में इतने मुद्दे हैं। अगर हम सिर्फ 5 मुद्दों का जिक्र करना चाहें जो नीतीश कुमार के फेट को डिसाइड करेगा आने वाले चुनाव में, तो उनमें से आप सबसे टॉप पे किसे रखेंगे? टॉप पे किसे रखेंगे? अभी बाढ़ और कोरोना वायरस से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये दोनों टॉप के मुद्दे हैं। लेकिन इन दोनों मुद्दे टॉप के जनता के मुद्दे हैं। जनता इनसे परेशान है। अभी कोरोना वायरस से डेथ्स वहाँ बढ़ रही है। गांव में, छोटे कस्बों में केसेज बढ़ रहे हैं और छोटे कस्बों के जो अस्पताल हैं, उन अस्पतालों से, सरकारी अस्पतालों से डॉक्टर गायब हैं। प्राइवेट क्लिनिक वाले, अगर उन्हें पता चलता है कि किसी को फीवर है, तो वो देखते नहीं हैं और इलाज मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। वो चाह रहे हैं डॉक्टर के पास जाना, लेकिन डॉक्टर उनको देखने को तैयार नहीं है। जो वहाँ डॉक्टर हैं, जो प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, उनसे, कुछ डॉक्टर से मैंने बात की, उनमें से कोई भी आधिकारिक तौर पर कोई अपना कमेंट देने को राजी नहीं हुआ। लेकिन उन सबकी एक चिंता अपनी है। वो कह रहे हैं कि उनके पास सुविधा नहीं है। मसलन पीपीई किट्स नहीं है कि वो देखें आराम से। सरकारी अस्पतालों की हालत ये है कि वहाँ डॉक्टर्स हैं नहीं। ऐसी स्थिति में लोगों में कॉन्फिडेंस अब टूट रहा है। दूसरे मुद्दे पर लौटना चाहेंगे। आपने बाढ़ का जिक्र किया। बाढ़ तो बिहार में हर साल आता है। क्या चुनावी साल में बाढ़ थोड़ा भयंकर हो गया है? देखिए, पिछले साल आपको याद हो, पटना में बारिश के बाद क्या स्थिति थी। वहाँ तस्वीरें वायरल हुई थी। पप्पू यादव बिहार के पुराने नेता है, अभी अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी लेके चल रहे हैं। वो पटना की सड़कों पर पानी में दिखे थे तब, जबकि वहाँ का स्थानीय प्रशासन नहीं पहुँच पा रहा था, स्थानीय नेता नहीं पहुँच पा रहे थे। और अभी बिहार में 16-17 जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है। आप संयोग देखिए, 87 की बाढ़ के बाद जो चुनाव हुए उसमें सरकार बदल गई थी। 2004 के बाद जो की बाढ़ बहुत भयावह थी, उसके बाद जो चुनाव हुए थे उसमें भी सरकार बदल गई थी। और बहुत से लोग वहां कह रहे हैं कि इस बार की जो बाढ़ है वो उन दोनों बाढ़ की याद दिलाते हैं। बाढ़ की बात हो गई, कोरोना की बात हो गई। बहुत छोटे में बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर और अनएम्प्लॉयमेंट की। इसकी क्या स्थिति है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में नीतीश कुमार का यूएसपी रहा है। ये जंगल राज के नाम से उन्होंने चुनाव जंगल राज की कैच फ्रेज पे उन्होंने चुनाव की तैयारी की थी 2005 से पहले। और लालू यादव और उनकी पूरी लालू राबड़ी रजीम को आज भी लोग जंगल राज कहते हैं। अब जंगल राज शब्द अपने आप में कितना सटीक है कहना अभी एक दूसरा मसला है। पहले 5 साल में नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर पे की स्थिति अच्छी रखी। पिछले 1 साल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है। आप 2-4 उदाहरण से इसको समझिए। पटना में दिन दहाड़े बैंक लूट लिया जाता है। औरंगाबाद में भी बैंक लूट लिया जाता है। पटना में ज्वेलरी का शोरूम लूट लिया जाता है। पटना से बाढ़ बख्तियारपुर की तरफ जाने वाली जो हाईवे है, उस पे दिन में रस्सी खींच के गाड़ियों को रोक के उनको लूट लिया जाता है। मर्डर बहुत से इधर हुए हैं जो चर्चित रहे, वहाँ के लोकल अखबारों में वो चर्चा का विषय रहे हैं। लोगों में डर वापस आ रहा है।
ये स्थिति नीतीश कुमार के लिए अच्छी नहीं है। और अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो एक सिंपल सा जो एम्पेरिकल एविडेंस होता है कि क्या बिहार से लोगों का पलायन नौकरियों के लिए हो रहा है, इस ये हो रहा है, इसका मतलब कि है दो स्थिति होती है। एक तो बेहतर नौकरी के लिए लोग जाते हैं, जैसे कि पंजाब से, गुजरात से, यहाँ से जो लोग जाते हैं वो बेहतर ज्यादा कमाई के लिए जाते हैं बाहर, और इसलिए ये विदेश चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं। बिहार की जो पलायन की स्थिति है ये कि वहाँ लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, इसलिए आप मणिपुर में जाएं तो वहाँ भी जो सब्जी लगाने वाले बिहारी मिल सकते हैं आपको, वहाँ मजदूर बिहार के हो सकते हैं। आप लद्दाख में चले जाएं, वहाँ जो सड़कें बन रही है उसमें बिहार के मजदूर हैं, झारखंड के मजदूर हैं, यूपी के मजदूर हैं। केरल में यूपी के, बिहार के मजदूर हैं, गुजरात में है। आप कहीं भी किसी राज्य में चले जाइए, यहाँ बिहार के मजदूर काम करते हैं। अब इसको गर्व की बात बताने के लिए भी बिहार के ही एक कवि हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार जो है वो देश का श्रम नायक है। बिहारी है वो देश का श्रम नायक है। श्रम नायक वो लेबरर है। ये इसको क्रूड भाषा में समझे तो वो लेबरर है, यानी पूरे बिहार भारत में जहाँ कहीं मजदूरों की जरूरत है वो बिहार से ले सकता है। तो बिहार में नौकरियां नहीं है, इसलिए लोग मजदूरी करने, सड़कों की गिट्टी तोड़ने, दूसरे राज्यों में खेतों में काम करने के लिए जा रहे हैं, और वो बदस्तूर जा रहे हैं। लेकिन इन सब नाराजगी के बीच आप एक महत्वपूर्ण बात है जो 5 अगस्त को देखने को मिली। लोग बाढ़ में कमर भर पानी में हैं, मंदिर डूबा है या आधा डूबा है, और जब राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हो रहा था उस वक्त वहां जय श्री राम और सिया राम चंद्र की जय के नारे लगा रहे थे लोग। ये एक वो स्थिति है कि उनको अभी की सरकार से कंप्लेन है, उनसे वो मांग कर रहे हैं, लेकिन एक इंडिकेशन भी है कि जो विपक्ष हो सकता है उनकी पहुंच इन लोगों तक नहीं है, या विपक्ष सोशल मीडिया के बाहर नहीं जा पा रहा है। विपक्ष में लोगों का शायद वो भरोसा नहीं दिख रहा है जितना कि ऐसी एंटी इनकम्बेंसी में दिखना चाहिए। मध्य प्रदेश का किला गिरने के बाद कांग्रेस ने राजस्थान का दुर्ग बचा लिया है। साफ दिखा कि इस बार गांधी परिवार पहले से ज्यादा एक्टिव था। कांग्रेस के सीनियर नेता भी जमकर भागदौड़ करते रहे। अब उठते हैं 2 सवाल, और ये पूछे मैंने सीनियर जर्नलिस्ट विजय त्रिवेदी से। पहला तो ये पूछा कि क्या कांग्रेस ने अब दिक्कतों से निपटने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है। नितिन, राजस्थान में कांग्रेस को लेकर आपका ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण भी है और बिल्कुल उचित भी है। यदि आप देख रहे हो कि कांग्रेस हाईकमान ने, आला कमान ने जिस तरह से राजस्थान प्रकरण को लेकर अपनी रणनीति बनाई है वो मध्य प्रदेश से बिल्कुल उलट सी है। मध्य प्रदेश में आपको लग रहा था कि कहीं पर जो हाईकमान है वो एक्टिव नहीं था, और वही वजह रही क्योंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ही सारे मामले को देख रहे थे। राहुल गांधी या दिल्ली में बैठे हुए जो हाईकमान है वो उसमें सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं ले रहे थे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह देख रहे थे। लेकिन राजस्थान के मामले में शुरुआत से ही ऐसा रहा कि जब सचिन पायलट के साथ कुछ विधायकों ने बगावत की तो उसके तुरंत बाद पार्टी हाईकमान ने दिल्ली से 3 लोगों को भेजा, जिसमें अजय माकन साहब भी थे, रणदीप सुरजेवाला भी थे, और अविनाश पांडे जो राजस्थान के प्रभारी महासचिव हैं वो भी। और वो लोग लगातार इस सारी एक्सरसाइज को देखते रहे, बातचीत करने की कोशिश करते रहे, अपने विधायकों को मनाने की कोशिश करते रहे, और पायलट के साथ लोग ना बढ़ें, कम से कम जो बागी विधायक हैं उनकी संख्या जो है, उनकी तादाद है वो नहीं बढ़े, इस पर भी ध्यान दिया गया। इसके साथ ध्यान दिया गया कि वो बगावत जो है, पानी जो है सर से ऊपर ना गुजर जाए, इस बात को नज़र में रखा गया। एक और महत्वपूर्ण काम किया गया कि इस बार कांग्रेस हाईकमान ने और पार्टी के जो लोग इस पूरे मामले को डील कर रहे थे उन्होंने दोनों तरह की बातचीत की, दोनों तरह का रवैया अपनाया। एक तरफ मिठास भी थी कि बार बार रणदीप सुरजेवाला ये अपील कर रहे थे कि विधायक जो हैं वो लौट कर आ जाएं, हमारे साथ रहें, अपने ही घर के, अपने घर में बात करें, पार्टी के हाईकमान के साथ बात करें, और उनको कोई भी शिकायत है उनको दूर किया जाएगा, उनके मतभेदों की सुनवाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी वो कहते रहे बार बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ना मिलें, उनके साथ ये नहीं होगा। फिर बर्खास्त भी कर दिया गया
उप मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट को 2 मंत्रियों को भी बर्खास्त किया गया। विधायकों के खिलाफ एसओजी का जो मामला रहा, राष्ट्रद्रोह का जो मामला रहा, वो भी आगे बढ़कर रहा। इसके साथ साथ जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से, मुख्य सचेतक की तरफ से ये मामला कोर्ट तक भी ले जाया गया, अदालत तक भी ले जाया गया। यानी दोनों तरफ से रणनीति अपनाई गई, दबाव की रणनीति भी अपनाई गई और मिठास की रणनीति भी अपनाई गई। और फिर फाइनली जब बात 30 दिन गुजर गए और लगा कि अशोक गहलोत सरकार को बचाना मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी खतरा बना हुआ है, तो पहल की गई प्रियंका गांधी की तरफ से, अहमद पटेल की तरफ से। उन्होंने सचिन पायलट के साथ जो है तार जोड़ने की कोशिश की। फिर फाइनल बातचीत राहुल गांधी के साथ हुई और फ़ोटो भी खिंचाई गई, एक फ़ोटो जारी की गई ताकि जो बागी विधायक हैं और ख़ासतौर से नाराज़ सचिन पायलट हैं उनका सम्मान बचा रहे और सार्वजनिक तौर पर ये लगे कि पार्टी हाईकमान सचिन पायलट के साथ है। इसलिए प्रियंका गांधी ने उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई और उस फ़ोटो को रिलीज किया गया। नहीं तो ये लगता कि केवल सचिन पायलट को कुछ नहीं मिला है। तो ये सचिन पायलट ने जाहिर करने की कोशिश की कि पार्टी हाईकमान साथ में है। लेकिन राहुल गांधी 2 बार उनकी कोशिशों के बावजूद सचिन पायलट से नहीं मिले और बात नहीं की, तो वो अपनी नाराज़गी भी जाहिर करते रहे। और अंतिम बातचीत जब होनी थी तो प्रियंका गांधी के थ्रू और अहमद पटेल के थ्रू ये बातचीत हुई। तो राहुल गांधी ने अपना जो लीडरशिप का जो कद है या लीडरशिप का जो डंडा है उसको भी बरकरार रखा और ये बात भी तय कर दी। साथ साथ ये भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नहीं बदला जाएगा, शर्त जो है वो नहीं मानी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ अशोक गहलोत पर भी उन्होंने ये दबाव बनाए रखा कि उन्हें अशोक गहलोत को इस बातचीत में नहीं बुलाया गया। आपको याद रखना होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो अपने आप को समझ रहे थे कि वही सब कुछ करेंगे और फाइनली उनको कहना पड़ा कि हाईकमान ने जो फैसला किया उसे मानेंगे और अब मैं अपना जो विधायक हैं उनका दिल जीतने की कोशिश करूंगा। यानी अशोक गहलोत को भी इस बात का स्पेस नहीं दिया गया कि वो ये समझें कि वही सब कुछ कर सकते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मिलकर इस बात को एक तरफा तरीके से फैसला किया और सचिन पायलट और उनके विधायकों की वापसी वहाँ पर करवाई है। तो ये दोनों तरह की रणनीति वहाँ पर अपनाई गई ताकि किसी को भी ये ना लगे कि उसके साथ ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है और किसी को भी ये ना लगे कि वो बहुत बड़े नेता हो गए, चाहे वो सचिन पायलट हों जो अपने आप को बड़ा नेता समझ रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष समझ रहे थे और उप मुख्यमंत्री समझ रहे थे, और राहुल गांधी और गांधी फैमिली के करीबी समझ रहे थे, लेकिन उनकी शर्तों को पार्टी हाईकमान ने नहीं माना। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समझते थे कि राजस्थान कांग्रेस उनके बिना नहीं चल सकती है, तो उनकी बात को भी उन्होंने नज़रअंदाज किया और सचिन पायलट और बागी विधायकों को बिना शर्त कांग्रेस में वापसी का रास्ता उन्होंने खोला। और महत्वपूर्ण है कि अशोक गहलोत को इस बातचीत में शामिल नहीं किया गया। और आगे मुझे लग रहा है कि थोड़ा और बदलाव होगा कि जब प्रभारी महासचिव हैं अविनाश पांडे, मुझे लगता है कि उनके दिन अब गिने चुने हैं कि वो राजस्थान में प्रभारी रहें, तो वो बदलाव भी होगा। हो सकता है संगठन में भी कुछ बदलाव हो, मंत्रिमंडल में भी बदलाव हो और अशोक गहलोत को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो सबके साथ मिलकर काम करने की कोशिश करें। विजय जी, क्या गांधी परिवार को समझ आ गया है कि अब उसे खुलकर सामने आना चाहिए और परिस्थितियां खुद से सुलझानी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो ऐसी सक्रियता दिखी नहीं थी? नितिन, ये सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है कि पार्टी हाईकमान को, गांधी परिवार को अब ये समझ में आ गया है कि उसे खुलकर आना चाहिए। बल्कि मुझे लगता है कि ये थोड़ा देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति है। राहुल गांधी को इस काम में पहले ही आगे आना चाहिए था, पहले ही एक्टिव होना चाहिए था और उन्हें समझ आना चाहिए, जो सब लोग मानते हैं, हम सब लोग मानते हैं, मीडिया में मानते हैं, समाज में मानते हैं, जनता जो मानती है वो ये मानते हैं कि अध्यक्ष के तौर पे चाहे अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी रहें या राहुल गांधी जब अध्यक्ष थे या उपाध्यक्ष थे, फाइनली पार्टी उनके कमान में, उनकी लीडरशिप में चल रही है, तो वो इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि 2019 के चुनावों के हार के बाद वो कोप भवन में जाकर बैठ जाएं। ये काम नहीं चल सकता है। और अब जब 1 साल पूरा हो गया अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे सोनिया गांधी का, करीब करीब ये तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी की वापसी होने वाली है, तो लीडर के तौर पर उन्हें वापस आना चाहिए। और वो, मुझे हैरानी इस बात की है, वो पार्टी स्तर पर फैसले नहीं कर रहे, लेकिन पार्टी के बाहर राजनीतिक स्तर पर वो अपने आप को लीडर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना को लेकर वो लगातार सीधे प्रधानमंत्री पर को घेर रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं। यही उन्होंने चीन को लेकर भी किया। बहुत से लोगों ने उनको कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत के साथ, सरकार का साथ देना चाहिए, लेकिन वो सरकार का साथ देने की बजाय देश का साथ दे रहे थे, सेना का साथ दे रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को और
दूसरे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको निशाना बना रहे थे। तो वो बल्कि आप देख रहे होंगे कि मौजूदा राजनीति में राहुल गांधी के अलावा शायद ही कोई दूसरा नेता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है या उनसे मुकाबला कर रहा है या उन पर आरोप लगा रहा है। तो जो काम वो राजनीतिक स्तर पर कर रहे हैं और अपने आप को लीडर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष का नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी को वो काम पार्टी स्तर पर भी करना चाहिए और उन्हें समझ आना चाहिए कि औपचारिक तौर पर, अनौपचारिक तौर पर कांग्रेस के नेता वही हैं और जो उनके साथ के सहयोगी हैं वो भी उन्हें ही नेता मानते हैं। तो उन्हें मच मोर एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए। कांग्रेस के इन हाउस को ठीक करने के लिए, कांग्रेस के घर को, संगठन को ठीक करने की जिम्मेदारी उन पर है। वो अब ये नहीं कह सकते कि सोनिया गांधी के साथ जो बुर्जुआ नेता हैं, ओल्ड जो गार्ड है वो एक्टिव है और वो नहीं कर रही या यंग टर्क्स को मौका नहीं मिल रहा। ये सब घर ठीक करने का काम उन्हीं के पास है। उन्हें इंदिरा गांधी से सीखना चाहिए, जिन्हें लोग गूंगी गुड़िया समझ रहे थे। उन्होंने कांग्रेस के बंटवारे के बाद भी कांग्रेस को ठीक करके एक नई कांग्रेस खड़ी की। उन्हें सोनिया गांधी से सीखना चाहिए कि जो 98 तक बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी, उन्होंने एक मुर्दा कांग्रेस को, एक टूटी हुई बिखरी हुई कांग्रेस को, उस समय आपको याद होगा कि बहुत सारे विभाजन कांग्रेस में हुआ था नरसिम्हा राव के वक्त और सीताराम केसरी के वक्त, उस सब को इकट्ठा किया, पुराने सब लोगों को वो वापस कांग्रेस में शामिल किया, चाहे वो नारायण तिवारी हों, चाहे वो प्रणब मुखर्जी हों, वो शीला दीक्षित हों, वो चिदम्बरम हों, सब लोगों को। तो वो जिम्मेदारी अब राहुल गांधी को उठानी चाहिए। ये थे सीनियर जर्नलिस्ट विजय त्रिवेदी। अब चलते चलते एक बार फिर सुनते हैं हेडलाइंस। भारत में कोविड-19 से ठीक होने की दर 70% से ऊपर हुई। मृत्यु दर 1.98% है। पिछले 24 घंटों में मिले लगभग 61,000 लोग कोरोना से संक्रमित। 56,000 से ज्यादा लोगों के ठीक होने की जानकारी मिली है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। देश में कोविड महामारी के दौरान हुई बहुत सी अव्यवस्थाओं पर जांच कमीशन बनाए जाने वाली याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज सुबह घेराबंदी और तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक सैनिक शहीद हो गया और एक आतंकवादी मारा गया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में लगातार बयानबाजी किए जाने पर शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। भारत और नेपाल के बीच 17 अगस्त को विदेश मंत्रालय स्तर की बातचीत होगी और संजय दत्त जल्दी ही कैंसर के इलाज के लिए विदेश रवाना हो सकते हैं। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो के शाम के न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर में आज इतना ही। हम आपके मेल भी अपने शो में शामिल करते हैं और जिनका मेल हमारे पास है वो हैं ज्योति पेठेकर। ज्योति, आपका लंबा मेल मिला हमें, हमने हर लाइन ध्यान से पढ़ी, उसमें जो सलाह छिपी थी वो भी नोट कर ली और जो तारीफ आपने की थी वो आपस में बांट ली। तो इसी तरह आप सुनते रहिए, हमें लिखते रहिए। आप में से जो भी लोग ईमेल लिख रहे हैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं, ऐसा हमारा आग्रह है। और radio@aajtak.com हमारा पता है। इस पर आप किसी भी भाषा में हमें अपनी बात लिख कर भेजें, शाबाशी दें, आलोचना करें। यह हमारा वादा है कि आपका हर मेल हम पूरी तवज्जो से पढ़ेंगे और शाम के पॉडकास्ट दिन भर और सुबह के न्यूज पॉडकास्ट आज का दिन में उन्हें शामिल भी करेंगे। तो अब दीजिए इजाजत। कल सुबह के न्यूज पॉडकास्ट आज का दिन में आपसे फिर मुलाकात करने आऊंगा। इस शो की साउंड मिक्सिंग करने वाले हैं सचिन द्विवेदी, प्रोड्यूसर थे अमन गुप्ता और मेरा नाम है नितिन ठाकुर। गुड नाइट।